हेलो गाइस, तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या। अब से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स को डाया मैग्नेटिक आज खत्म करेंगे। फेरो और पैरा को हम कल खत्म करेंगे, बराबर है ना भैया। क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये तो मैं आगे बताऊंगा अभी, है ना। इससे पहले का मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सारा आता है। एक बार रिवाइज आप लोग कर ही रहे हो, रिविजन तो घर पे कर ही रहे हो आप लोग, है ना। देखो, तो सबसे पहला जो हमारे पास है वो ये है मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स? हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है डाया मैग्नेटिक, एक होता है पैरा मैग्नेटिक, एक होता है फेरो मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं, मैग्नेटिक मटेरियल्स तो हमारे पास तीन है। एक है हमारे पास क्या, डाया मैग्नेटिक, पहला डाया मैग्नेटिक। दूसरा है हमारे पास क्या, पैरामैग्नेटिक। और तीसरा है हमारे पास क्या, फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये तीन हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। भैया मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे, मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करने लग जाए। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे मैग्नेट की तरह प्रॉपर्टी शो करने लग जाए, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। और तीन होते हैं हमारे पास, डाया, पैरा, फेरो, बराबर है, यस। क्या होता है अभी मैं इन सबको एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं आपको ना एक बता रहा हूं कि मैं पढ़ाऊंगा क्या तुम लोगों को, है ना। देखो अगले 2 दिन, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, हालांकि अभी आएंगे हम डाया मैग्नेटिक पे, पर जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, बी नॉट। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, यस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। अगर मैं इसमें कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, अगर मैंने इसमें कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, तो ये डाया मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, पर अपोजिट डायरेक्शन में। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, वो बनेगी अपोजिट डायरेक्शन में, और वो क्या होगी, बीएम। क्या होगी, बीएम। यानी डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब वी नो दैट बच्चा, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, याद है कल का? हाँ है ना, क्या होता था, बी टोटल। जो इस मटेरियल के अंदर टोटल, देखो यहां से जा रहा है बी नॉट, पर इस मटेरियल के अंदर इधर लग रहा है बीएम, तो टोटल जो हो जाएगा बी, वो क्या हो जाएगा, बी नॉट प्लस बीएम। हाँ है ना, ये होता है। पर क्योंकि बीएम की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस। इस मटेरियल से टोटल फील्ड क्या निकलेगी, बी नॉट इधर जा रही है और बीएम इधर जा रहा है, तो बी टोटल इस मटेरियल के लिए टोटल क्या होगा, बी नॉट माइनस बीएम। अरे हाँ है ना, कल तुमने देखा था कि नहीं देखा था कि वो भी मैग्नेटाइज हो रहा था, पर वो कल वाला सेम डायरेक्शन में हो रहा था, तो वो क्या आ जाता, बी नॉट प्लस बीएम। यहां पे क्या आ जाएगा, बी नॉट माइनस बीएम, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है। तो ये होता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल। अच्छा भैया ऐसा होता क्यों है, इसकी थ्योरी होती है, वो हमने लास्ट में, आज का टॉपिक हमारा वही है, मेन वही है जिसके लिए हम आए हैं आज। देखो, तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं, हेयर, अगर बी जो है वो बी नॉट से कुछ कम करके, बी कब आ रहा है, जब बी नॉट में से बीएम को कम कर दोगे, जब बी नॉट में से बीएम को कम कर दोगे, तो यानी बी नॉट ज्यादा है बी से। हाँ, बी नॉट ज्यादा है बी से, ज्यादा ही होगा, क्योंकि बी क्या है, अरे यार इधर को बी क्या है, माइनस में टोटल है ना, इसके अंदर, इसके मटेरियल के अंदर कितनी फील्ड लाइन है, तो बी नॉट माइनस बीएम, तो क्या आ जाएगा, बी नॉट ज्यादा है किससे, बी से।
ये होते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स उन मटेरियल्स को बोला जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अपने अंदर फील्ड इंड्यूस करते हैं। इसका रीजन अभी आगे दूंगा, बोल तो रहा हूं मैं, कान के नीचे लगाऊंगा एक। पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम कोई पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, भैया दोनों में से कोई भी, तो अंतर क्या होता है? अंतर आगे बताऊंगा भाई। ये दोनों क्या होते हैं? सेम दिशा में अपने अंदर फील्ड लाइन इंड्यूस करेंगे, यानी बीएम की दिशा भी यही होगी। तो टोटल जो बी नॉड है, टोटल जो बी है वो क्या आ जाएगा? बी नॉड प्लस बीएम, बी नॉड प्लस बीएम। तो इस वाले केस में क्या आ रहा है? इस वाले केस में क्या आ रहा है? हेयर बी नॉड, सॉरी बी नॉड इज लेस देन बी। इस बार बी नॉड कम आएगा मटेरियल के लिए, बी नॉड कम आएगा क्योंकि जो वो मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर रहा है ना, उसकी दिशा भी सेम है, तो ये कम आएगा, है ना। टोटल जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? बी नॉड से, एक्सटर्नल से। ये होता है डायामैग्नेटिक। व्हाट आर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, व्हाट आर पैराफेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स? ये होते हैं। ये बेसिक अंतर है कि डाया में क्या होगा, ये होगा, ये इसमें ये होगा, बराबर है। बहुत आराम से सुनना, बहुत प्यारी क्लास है। ये जो रीजन है ना, इसका रीजन, इसका रीजन, इसका रीजन, इसका रीजन जब तुम सुनोगे ना तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम कहोगे कि मजा आ गया, पैसा वसूल टॉपिक है, बराबर है, हाँ है ना, बराबर है। नोट कर लो पहले। ओके तो बेटा ये मैंने क्या लिखा है? ये मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। देखो क्या है ना, ये जो प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा तुम्हें ऐसा लगेगा, मेरी आवाज बराबर आ रही होगी, ये जो प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें याद करनी पड़ रही है, पर इन सबका रीजन तुम्हें कहां पता लगेगा? जब मैं आगे तुम्हें इसकी थ्योरी बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन थ्योरी बताऊंगा, बराबर है ना। वहां से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले समझ लो, पहले मैं वो बकैती वाला पोर्शन खत्म कर रहा हूं, फिर हम थ्योरी पे आएंगे, बराबर है। यस देखो, these are those material which do not possesses any net dipole moment on their own, जिनका खुद का कोई नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। ये लाइन तो भैया ऐसे गई बिल्कुल सर के ऊपर से कि जिनका खुद का कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। ये क्या बात है यार भैया, छोड़ दो, क्या करो, छोड़ दो। मैंने बोला ना इस पॉइंट को मैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ठीक, अगला क्या है? These are those material which induces magnetic field in opposite direction of external magnetic field। सही बात है, ये तो मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, अगर एक्सटर्नल बी नॉट, बी एक्सटर्नल अगर इधर को है और यहां पे कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, ये कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, बी नॉट बी एम इधर को। तो जो बी आएगा, जो बी आएगा वो क्या आएगा? बी इज इक्वल्स टू बी नॉट माइनस बी एम। भैया तो अभी भी लिखवाया था, हाँ दोबारा लिख ले, हाथ तो टूट रहा है तेरा। हियर बी नॉट इज ग्रेटर देन बी, है ना। ये बी नॉट, बी एम उधर जाएगा तो बी नॉट ज्यादा हो गया, बराबर है। यस, अगली चीज क्या कह रही है ना, ये वाला तो हमने देख लिया। अगला क्या कह रहा है? डायामैग्नेटिक मटेरियल सेट देयर लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इस बिंदु को समझाने से पहले मैं इसको समझाता हूं। देखो, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ना, देखो कैसा है। अगर मान लो यहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ये मैग्नेट का साउथ, या ऐसे कर लो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैग्नेट का साउथ, ये मैग्नेट का नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है,
अरे इधर को आ रही होगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है। अगर मैं यहां पे कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, डाया मैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैं यहां पे डाया मैग्नेटिक मटेरियल रख दूं, तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेट के पोल के पास तो स्ट्रॉन्गर होगी ना, वो स्ट्रॉन्गर से दूर भाग के वीकर की तरफ चला जाएगा, इधर को। इट विल मूव टूवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ये एमएफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इट विल मूव टुवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल इधर को मूव करने लग जाएगा, डाया मैग्नेटिक मटेरियल इधर को, यानी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वो किधर मूव करने लग जाता है? वीकर की तरफ। ये डाया मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है। चल रहा है ये? यस यस, ये डाया मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे ही बता सकता हूं और करके। मान लो मेरे पास क्या है, एक मैग्नेट है और एक दूसरा मैग्नेट है। ये मान लो इसका नॉर्थ पोल है, ये मान लो इसका साउथ पोल है। ये जैसा भी है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक कटोरा लिया, क्या लिया? कटोरा, बाउल, जिसे बॉल क्या बोलते हो तुम लोग? ठीक है, मैंने एक कटोरा लिया। इस कटोरे के अंदर हमने क्या किया? इस कटोरे के अंदर हमने कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल लिया। भैया कौन सा? कितने सारे हैं, पानी वानी बिस्मित विस्मित कितने सारे हैं, हाँ है ना। इन डाया मैग्नेटिक मटेरियल को हमने क्या किया, मान लो ये कोई डाया मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, गोल्ड ले लिया, उसको बहुत पाउडर फॉर्म में बनाया। कैसे बनाया? पाउडर फॉर्म में। अब डाया मैग्नेटिक मटेरियल को हमने इसमें डाल दिया। ऐसे भर दिया इसको, ऐसे भर दिया, तो ये हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया। तो क्या होगा ना, देखो ये पोल्स है, ये क्या है? पोल्स। पोल्स, यहां पे पोल पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, पोल पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, पोल्स पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगी। पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ये यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। लिख देना वीक एमएफ। अरे इसको पूरा लिख देना, वीक मैग्नेटिक फील्ड। दिख रहा है तुम्हें? हाँ जिंदा दिख रहा है। वीक मैग्नेटिक फील्ड, इस बिंदु पे क्या होगी? वीक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या होगी? वीक मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ है ना, है ना। तो तुम्हें पता है डाया में, तुमने पाउडर फॉर्म में डाया मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया। अब तुम्हें पता है डाया मैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करता है। तो पता है ये सारा कैसे बन जाएगा? ये ऐसे आ जाएगा। ये सारा का सारा अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर लेगा। कैसे? ऐसे, यहां पे कम, ऐसे, ये सारा अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेगा कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है वहां ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जहां स्ट्रॉन्ग है वहां पे कम हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? भैया मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे भी होगी, हाँ होगी, पर पोल पे ज्यादा होती है कि नहीं होती है? होती है, तो वीकर की तरफ जाएगा। बराबर है। तो मैग्नेटिक फील्ड मूव टूवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। इट विल मूव टुवर्ड्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड। कोई डाउट यहां तक? नहीं, कोई डाउट नहीं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जो वीकर, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाते हैं, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाते हैं। बराबर है? यस। विंड, अब यहां पे मैं इस वाले पॉइंट पे आता हूं, इस वाले पॉइंट पे आता हूं। दे सेट देयर लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर। देखो अब मान लो हमारे पास कोई क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। हमारे पास मान लो ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही होगी? ऐसे, वी नॉट।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही होगी। अगर मैं यहां पे एक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल को लटका के रख दूं, जैसे मान लो डायामैग्नेटिक मटेरियल, इसको मैं ऐसे लटका के रख दूं, तो पता है क्या होगा? देखो, अगर मैं किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को लटकाऊंगा तो वो ऐसे आ जाएगा। देखो, ये इधर हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल। मैं ये कहना चाह रहा हूं ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करा इसने? दे सेट देयर लॉन्गर एक्सिस। मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है, आपने कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे रखा, वो अपने आप को परपेंडिकुलर अरेंज कर लेगा। परपेंडिकुलर क्यों? ताकि उसके अंदर कम से कम फील्ड लाइन जाए, ताकि उसके अंदर कम से कम क्या जाए? फील्ड लाइन जाए। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे सेट देयर लॉन्गर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वो अपने आप को अलाइन कर लेगा। और शॉर्टेस्ट एक्सिस अलोंग द फील्ड, या फिर ऐसे बोल लो शॉर्टेस्ट एक्सिस को फील्ड में, शॉर्टेस्ट एक्सिस ये हो गई ना, उसको फील्ड में अलाइन कर दिया, या ये बोल दो लॉन्गर एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड अलाइन कर दिया। बात समझ में आ गई ना? यस, ये बात है। अगला पॉइंट हमारे पास है, when diamagnetic materials are placed in U-tube in magnetic field then their level depressed। एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास U-tube है, ये YouTube है, इस YouTube में क्या था? ये YouTube में क्या था? इसमें मान लो कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल भर रखा है, इसमें मान लो कोई भी डायामैग्नेटिक मटेरियल भर रखा है, इधर हो गया मान लो नॉर्थ पोल और इधर लगा दिया मैंने साउथ पोल। तो तुम्हें पता है क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, तो अब ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, ये नीचे को डिप हो जाएगा, तो ये नीचे लेवल डिप्रेस हो जाएगा, इसका लेवल डिप्रेस हो जाएगा, नीचे को गिर जाएगा और यहां से ऊपर चढ़ जाएगा। अरे हाँ है ना? तो ये लेवल क्या हो गया? लेवल डिप्रेस्ड, उसका लेवल गिर गया। तो अगर आप लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल को यूट्यूब के अंदर रखोगे तो उसका लेवल डिप्रेस हो जाएगा, क्योंकि डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है। अरे ये सारी प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम है यार। और ये क्या है? अगला क्या एग्जांपल लिख रखा है मैंने? एंटीमनी, वाटर, बिस्मथ, गोल्ड वगैरह, कॉपर वगैरह, सिलिकॉन वगैरह, क्वार्ट्ज वगैरह। भैया ये याद करने हो जाए तो अच्छी बात है यार, कर ले भाई, काम ही आएंगे। बराबर है, जवान घिसेगी थोड़ी, बराबर है, हाँ है ना? तो नोट कर ले इसको। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाफट से। हो गया बेटा, ये हो गया, वेरी गुड, आगे बढ़े। यस 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 यस, दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टी और है, छोटी छोटी है ना, पर इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से कहीं से भी सवाल पूछता है, कहीं से भी, है ना। देखो अगला हमारा सातवां पॉइंट हमारा क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड या डायामैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल, वीडियो वगैरह ऑन है? यस 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 यस। डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसा दिखता है? देखो, अगर मान लो ये मेरे पास कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल है,
और यहां पे क्या है, नॉर्थ पोल है, और यहां पे क्या है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, बिल्कुल जाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के कहां जाएगी, साउथ में। पर डायामैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा कोशिश करता है, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, डायामैग्नेटिक मटेरियल कोशिश करता है कि उसके अंदर कम से कम फील्ड लाइन पास हो, उसके अंदर से कम फील्ड लाइन आगे पास हो, कम से कम फील्ड लाइन आगे पास हो। तो वो जैसे फील्ड लाइन ये निकली ना, ये जानी इसको सीधी चाहिए थी, पर ये थोड़ा ऐसे जाएगी, ऐसे, ये थोड़ा ऐसे जाएगी, जानी सीधी चाहिए थी ऐसे। तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। वो तुमसे एग्जाम में कहेगा, अगर वो ऐसी फील्ड लाइंस बना दे और तुमसे कहे बताओ कौन सा मटेरियल है, तो ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक अपने अंदर से बहुत कम फील्ड लाइंस को पास होने देता है, बराबर है ना। अरे ये सेंटर वाले की तो मजबूरी थी, बराबर है ना, बहुत कम फील्ड लाइंस को पास होने देता है। तो ऐसे याद रखना, डायग्राम बना देगा वो। और सेम प्रॉपर्टी है, कल मैं पैरा और फेरो की कराऊंगा, सेम, बस एक एक शब्द का अंतर आ जाएगा। इसमें दूर जा रही है, इसके अंदर से उसके अंदर, इसमें दूर जा रही है, उसमें पास से होके जाएगी। ये रिपेल कर रहा है, वो अट्रैक्ट करेगा, बस अब ये इतना ही अंतर होता है। देखो देखो, आठवीं प्रॉपर्टी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, किसका, डायामैग्नेटिक का। रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक, देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक। देखो हम लोगों को एक बात पता है कि ये अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा मटेरियल है, तो मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में बीएम इंड्यूस करेगा, बीएम कहां इंड्यूस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और बी नॉट कहां जा रहा है, इधर को, हाँ या ना। अरे अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कहां जा रहा है, इधर को। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, यहां पे देखो म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है। म्यू आर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक मैंने कल भी बताया था, म्यू एम बाय म्यू नॉट, और एक होता है बी एम बाय बी नॉट, बी एम बाय बी नॉट और म्यू एम बाय म्यू नॉट। यहां से साफ दिख रहा है बी नॉट ज्यादा होगा, एक्सटर्नल है, ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बी नॉट जो है वो ज्यादा होता है किससे, या मैं ऐसे बोल दूं बी नॉट ज्यादा है बीएम से, तो बीएम कम है। अगर बीएम कम है, बी नॉट ज्यादा है, ऊपर वाला कम। अरे निकम्मो, अगर बी नॉट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, म्यू नॉट भी ज्यादा होगा म्यू एम से। अरे हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, अगर मान लो बी नॉट 5, अगर बी एम जो है, बी एम 4 है, तो बी नॉट क्या है, 5 है, ज्यादा है। और कभी भी अगर ऊपर छोटा हो, नीचे बड़ा हो, तो वैल्यू 1 से छोटी आती है। इसे काटोगे 0.8 आएगा, वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी अगर नीचे बड़ा होगा। अब तुम बायोलॉजी वाले हो, मैथ वाले होते तो मैं समझ जाते, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वैल्यू 1 से छोटी आती है, ठीक है ना। देखो तो क्या हो जाएगा हेयर, म्यू आर 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा, तो लेस देन 1, म्यू आर इज लेस देन 1, म्यू आर 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, याद रखना। फॉर डायामैग्नेटिक, तो वो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू बोल दे तो समझ जाना कि वो डायामैग्नेटिक मटेरियल की बात कर रहा है। वो 1 से छोटी 0.4 बोल दे, कहते रिलेटिव परमिटिविटी 0.4 है, 1 से छोटा है ना, 0.19 है, 1 से छोटा है ना, हाँ। तो वो क्या है, कौन सा मटेरियल होगा, वो आपको बोलना पड़ेगा डायामैग्नेटिक। अरे यहां से सवाल बना देगा भैंस की टांग, तू देखता रह जाएगा, बराबर है, यस, क्लियर है, समझ में आई बात। एक लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, एक लास्ट प्रॉपर्टी है ना, जब मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो एक चिप्स का पैकेट भी ले लेते हैं। देखो एक लास्ट प्रॉपर्टी, 9th, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। तो क्या होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला याद है,
याद ही होगा, कल पढ़ा था। अबे निगम्मो, पढ़ लिख लिया करो। म्यू आर इज इक्वल टू में 1 प्लस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये होता है। अब देखो, फॉर डाया मैग्नेटिक, फॉर डाया मैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डाया मैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर इज लेस देन 1। म्यू आर 1 से छोटा है, म्यू आर 1 से छोटा है। देखो, म्यू आर 1 से छोटा है तो ससेप्टिबिलिटी क्या आ जाएगा, 1। ससेप्टिबिलिटी उधर जाएगा ना, अरे तो म्यू आर -1 हो जाएगा ना। अरे ससेप्टिबिलिटी इधर रहा, 1 उधर चला गया तो 1 माइनस का हो जाएगा ना। और म्यू आर 1 से छोटा है, अगर ये 1 से छोटा यानी 0.5 है तो आंसर क्या आएगा, -0.5। अगर ये 0.4 है तो आंसर क्या आएगा, 0.4 -1 -0.6। यानी कि ससेप्टिबिलिटी विल ऑलवेज नेगेटिव। डायामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। ससेप्टिबिलिटी of diamagnetic will always नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगी। अगर वो कहता है किसी की ससेप्टिबिलिटी -5 है तो कौन है, डायामैग्नेटिक। समझ गए ना, डायामैग्नेटिक समझ गए। ये था डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, ये थी 9 प्रॉपर्टी। एक और है 10वीं, पर उसको हम अभी नहीं करेंगे, उसको हम आगे करेंगे, बराबर, कल करेंगे, कल, है ना। तो ये था हमारा डायामैग्नेटिक, ये था हमारा सब कुछ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय, टेक केयर। मजाक कर रहा हूँ। देखो, अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी समझाता हूँ, ठीक है ना। फटाफट नोट कर लो बेटा। आई नीड एनर्जी राइट नाउ, उसको समझाने के लिए आई नीड एनर्जी। ओके, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो हमने प्रॉपर्टी बताई है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तो इस थ्योरी को बताने के लिए हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी, है ना। ऐसे ही पैरामैग्नेटिक को समझाने के लिए आएगी एटॉमिक थ्योरी, और फेरोमैग्नेटिक को समझाने के लिए आएगी क्या, डोमेन थ्योरी, बराबर है। यस, देखो मैं बात करने जा रहा हूं इलेक्ट्रॉन थ्योरी की। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी explains the property of diamagnetic material. It explains the property of diamagnetic material. तो मैंने तुम्हें जितना बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट दिखा रहा है, सबसे पहला पॉइंट जिसका नेट डाइपोल 0 है, वो सारा तुम्हें यहां से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, बहुत ऐसे एकदम 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 आलती पालती मार के बैठ जाने का, हाथी की तरह बड़े बड़े कान बाहर निकालने का, अगर हल्का सा भी कॉन्सेप्ट चूका पूरा मिस हो जाएगा, पूरा मिस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, बराबर। ध्यान से, क्या होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समझने से पहले क्लास 11th में चलते हैं थोड़ा सा। क्लास 11 सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो मर्जी बोलना चाहो। उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर आपने क्वांटम नंबर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, क्वांटम नंबर। आपने याद है 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो बताता है इलेक्ट्रॉन की शेल में घूम रहा है। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो बताता है इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो बताता है किस सब शेल में है या फिर किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को मैं यहां पे पकड़ूंगा। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों की डायरेक्शन उल्टी होती है। याद है, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एक क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये स्पिन क्वांटम नंबर ने बोल रखा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल के अंदर, सब शेल के अंदर, सब शेल के अंदर है, बराबर है। यस, ठीक है। और एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। Diamagnetic materials are those which have pair in diamagnetic materials there are pairs of electron present
इलेक्ट्रॉन के पेयर्स होते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, जोड़े होते हैं। कभी भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अकेला यानी सिंगल, अकेला नहीं हो, सिंगल। जैसे कि तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं, अपनी बात नहीं, अरे मैं पेयर की बात कर रहा हूँ। पेयर होंगे वो, है ना, हम लोग नहीं। देखो पेयर होंगे वो, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा पता है इनके अंदर क्या होंगे, पेयर में होंगे। 2 4 6 112 90 हो गया, 84 हो गया, पेयर में 84 इवन नंबर होगा। क्या होगा, इवन नंबर। देखो ठीक है, इवन नंबर होगा हमेशा, है ना। अब फेरो में इसका उल्टा होता है, फेरो में इसका उल्टा होता है। देखो अब क्या होता है सीन, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से। वीडियो ऑन कर रखी है, ऐसी बड़बड़ा रहा हूं, ऑन है। देखो हमारे पास एक एटम है, उस एटम का ये न्यूक्लियस हो गया और ये बाहर क्या हो गया, एक शेल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब शेल के अंदर एक, मतलब एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कई सारे होंगे, पर मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेकर समझा रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब तुमने अभी अभी बोला एक सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, ये v वेलोसिटी से क्लॉकवाइज घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है v वेलोसिटी से, ऐसे झिक 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 झिक। तो इसका जो साथी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो मैं बगल में बना रहा हूं एटम। अरे यार तुम लीचड़ भी दो, देखो सुनते रहो बस। ये दूसरा, ये सेम एटम है, जो एटम ये है वही एटम ये है। वो मैंने अलग इसलिए बनाया क्योंकि उसके पास जो उस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक जो क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझे? अरे किसी भी सबसेल में, जैसे पी के अंदर 3 सबसेल होते हैं, ये याद है, डी के अंदर 5 होते हैं। अब 5 के, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने सेम एटम है, वही एटम ये, वही एटम ये, है ना। उस एटम का एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, v वेलोसिटी से। दोनों की वेलोसिटी भी बराबर होगी, यस ठीक, ठीक है। इतना काम खत्म, इतना काम खत्म। देखो तो ठीक है, ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब देखते जाओ। अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट विल बी, या डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता तो करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा, तो करंट की दिशा आ गई, ये आई, ये हो गई करंट की दिशा। करंट की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एंटी क्लॉकवाइज, तो जो डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की दिशा आएगी वो क्या आएगी, क्लॉकवाइज। अरे करंट इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में घूमता है ना, तो इसमें करंट कहां जा रहा होगा, आई, क्लॉकवाइज, बराबर है। करंट एंटी क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज, कोई डाउट नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां पे क्या बन रहा होगा, करंट। यहां पे क्या बन रहा होगा, करंट। अगर करंट बन रहा होगा तो बेटा, अगर करंट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। अरे ली चढ़ो, अगर करंट जा रहा है किसी दिशा में, तो मैक्सवेल ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट थंब रूल, अपने थंब को करंट की दिशा में ले जाओ, अपने थंब को करंट की दिशा में ले जाओ, और तुम्हारी उंगलियां जिस दिशा में घूमेगी उसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। उसी प्रकार से ये जो हमारा एटम है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मैक्सवेल ने कहा अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर करंट स्ट्रेट लाइन में है तो अपने थंब को ले जाओ, पर अगर करंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है तो अपनी उंगलियों को घुमाओ। इसको घुमाओ, उंगलियों को। करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपनी उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा किसे आ गई, बाहर को। तो यानी इस इलेक्ट्रॉन
जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, जिसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां आएगी? बाहर को। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आई बाहर को, तो जो बी आया वो क्या आया? बाहर को। बाहर को किसे दिखाते हैं? अंदर यानी डॉट, ठीक है, बाहर को डॉट से, आउटसाइड आउटवर्ड। तो जो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसको रिवॉल्व करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो बनी बाहर को, बाहर को, बाहर को। देखो देखो देखो, अब देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आ गया? आउटवर्ड, आउटवर्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिवॉल्विंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो, इसमें करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, अरे निकम्मो, इसमें करंट क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? बाहर को। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, सॉरी, अरे करंट क्लॉकवाइज जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा? अंदर को। तो ये क्या आ जाएगा? इनवर्ड। इनवर्ड को क्रॉस से दिखाते हैं, बी इनवर्ड। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, यहां तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो बता दो, कोई भी डाउट है। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज, जी 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 जी। करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जी 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 जी। मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बाहर को, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है बाहर को। इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है अंदर को, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जीरो। वही इलेक्ट्रॉन सबशेल में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इन दो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब ऐसे पेयर में, जोड़े में तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी जीरो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी जीरो, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी जीरो। बात समझ में आई? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसीलिए वो पहला पॉइंट लिखवाया गया था, कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ड्यू टू क्या नाम है इसका साले का, डायमैग्नेटिक इज जीरो। और ये डायमैग्नेटिक का सेम इलेक्ट्रॉन है, एक ही शेल का, वही शेल है ये, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉक। कोई डाउट यहाँ पे नहीं, कोई डाउट नहीं, बराबर है? यस यस। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा हूं, देखो यार, अगर तुम जाना चाहो इसमें, बहुत डीप जाना चाहो ना, इतने डीप सवाल पूछेगा नहीं, पर जब हम समझ रहे हैं तो समझ ही लेते हैं, ठीक है? अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अच्छा, ये क्यों रिवॉल्व कर रहा होगा? क्योंकि भैया अगर कोई ना सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, क्लास 11th में चलते हैं थोड़ा सा, क्लास 11 में अगर कोई सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है तो उस पे क्या लगता है? सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ रही है? सेंटर की तरफ क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर को रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो इधर लग रहा होगा एफ सी सेंट्रीपिटल, इस पे भी क्या लग रहा होगा? एफ सी सेंट्रीपिटल। अरे हाँ है ना, अरे हाँ है ना। अब इस वाले केस में क्या था? हेयर ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, देखो तुम्हें याद होना चाहिए 11th क्लास का, सेंट्रीपिटल फोर्स खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दूसरा बंदा प्रोवाइड करता है, कोई दूसरा फोर्स प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पे अगर ये रस्सी है मान लो, और ये मैंने ऐसे मारकर पकड़ा और इसको मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो ये सेंटर की तरफ घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। अरे हाँ बोलना सारा ले, तो बात समझ में आई? तो मैं कहना चाह रहा हूं, तो हेयर centripetal force is provided by F electrostatic, क्योंकि एक चार्ज न्यूक्लियस का, एक चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, और उसको खींच रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल किसने प्रोवाइड किया? वो सेंटर की तरफ क्यों घूम रहा है? वो भाग क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि F सेंट्रीपिटल बराबर होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक के, F सेंट्रीपिटल बराबर होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक के, हाँ या ना?
अरे कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, एफ सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एफ सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर। याद है? एफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फोर्स याद है? एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू, अभी किस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को देखो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है, मैं जानता हूं, चलो लिख दो यार। इतना डीप तुमसे पूछेगा नहीं, पहली बात, इतना डीप तुमसे पूछेगा नहीं, मैं समझा रहा हूं बस, है ना? यहां से लिख देना, वैसे नॉट इन, पर मैं समझा रहा हूं तुम्हें, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे भी हेयर, यहां पे भी एक रिवॉल्व हो रहा है क्योंकि एफ सेंट्रीपिटल लग रहा होगा, तो हेयर सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by electrostatic force। तो क्या आ जाएगा? F सेंट्रीपिटल बराबर है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी भैया तो बराबर आ गया यार। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने यहां पे ये बोला m कांस्टेंट, r कांस्टेंट है, r ये सेपरेशन कांस्टेंट है ना, अरे ये सेपरेशन क्या है? कांस्टेंट, तो m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, Q1 कांस्टेंट है, Q2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई, यहां वेलोसिटी भी क्या हो गई? कांस्टेंट। इसीलिए मैंने बोला दोनों केसेस में वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों जगह पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या तुम्हें यहां तक समझ में आया? नोट करने की जरूरत नहीं है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक साथ नोट करना, खत्म नहीं हुआ है अभी। 5 4 3 2 1 ले लिया। अब एक बार इसको पढ़ो, पढ़ो, फोन से ही पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, पढ़ो, एक बार पढ़ो, है ना? मैं इंक डाल लूं मार्कर में, पढ़ो बेटा, शाबाश। और बेटा सब बढ़िया? पढ़ाई लिखाई चल रही है? यस 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 माय लॉर्ड, यस। देखो ये तो था डायामैग्नेटिक मटेरियल। अभी तक तुमने डायामैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल फील्ड कहां डाली है? ये तो मैंने डायामैग्नेटिक मटेरियल पढ़ाया है। अरे समझे कि एक डायामैग्नेटिक मटेरियल वो कैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा, हाँ या ना? अब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे। हम ये कह नहीं रहते कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो अभी तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो रखा ही नहीं। हाँ, तो अब रखेंगे, समझ गया? यस, ये था केस 1। अरे यार इसमें ना ये वाला केस लिख दियो, केस 1। when no external magnetic field is passed, when no external magnetic field is passed, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये होता है। अब स्क्रीनशॉट ले ले दोबारा, अरे डायामैग्नेटिक वाला लिख दियो, हाँ है ना? हो गया? 5 4 3 2 1। अब देख, when external magnetic field is passed, केस सेकंड, और ये तेरे काम का है ना? काम का ये नहीं था, अबे ये भी था यार, क्या बात कर रहा है तू? अब ध्यान सुनियो, अब ध्यान सुनियो। When external magnetic field is passed, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करिए। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो मैं कहीं भी पास कर सकता हूं। अरे ये सेम एटम है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करी मैंने, है ना? डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मान लिया डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सटर्नल फील्ड पास करी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास हुई है अंदर की तरफ, ऐसे पास करिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ऐसे। समझ गए ना? मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, ये मटेरियल की वजह से थी BM, या इसे बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना बेटे, बेटे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बारिश हो रही है, मस्त मौसम हो रहा है बाहर, भूख लग रही है। सुबह के बज रहे हैं 10:30, 10:10 हो रहे होंगे। हाँ देखो, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी नॉट, बी नॉट, बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो,
अब जो मैंने ये सब बताया था इसको एक बार के लिए अपने दिमाग से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दिया भैया, दिमाग में गया ही नहीं, अरे जाएगा तब मैं मारूंगा कान के नीचे। अब देख, अब तेरा इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। और अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है तो उस पर लगेगा फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स। क्या लगेगा? फोर्स। देखो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है ऐसे। अब देखो, अब ये एक सेकंड केस है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज पास्ड। ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, अब सुनो, अरे सुनो ध्यान से। देखो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करी तो क्या होगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, when external magnetic field pass, when external magnetic field is passed, the electron will experience a magnetic force, a magnetic force। अगर प्लेस करोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस पर, तो क्या लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। या फिर मैं ये बोल सकता हूं F इज इक्वल टू में क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू में क्यू वी क्रॉस बी। फोर्स लगेगा, फोर्स की दिशा निकालनी पड़ेगी, फोर्स की दिशा, कान खोल के फोर्स की दिशा देख। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, किसी भी बिंदु पे उसकी वेलोसिटी को पकड़ ले, ओए 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 ओए, फोर्स की दिशा निकालेंगे, फोर्स की दिशा देख, है ना, देख देख देख, फोर्स की दिशा निकालेंगे, देख इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर को है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v क्रॉस b, v क्रॉस b। मैंने कहा था मेरा फेवरेट मेथड है, जो पहला वेक्टर है उसमें हाथ रखो, दूसरे वेक्टर में घुमा दो, फोर्स की दिशा बता देगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर v वेलोसिटी इधर को है, इस बिंदु पे इधर को, और मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर को, तो फोर्स कहां लग रहा है? बाहर को। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया ऐसे है, तो उसकी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, उसका देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल उस पे इधर को लग रहा होगा, है ना। वी वेलोसिटी इधर को, वी वेलोसिटी इधर को, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, तो फोर्स अंगूठा कहां जा रहा है? बाहर को, बाहर को, तो फोर्स लगेगा बाहर को, एफ बी, बाहर को। अगर इस बिंदु की बात करूं तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहां लग रहा है? बाहर को, इधर को। यानी इस इलेक्ट्रॉन पे एफ बी मैग्नेटिक फोर्स बाहर को लगेगा। अरे समझ रहे हो ना? अरे साला समझ रहे हो ना तुम लोग? बाहर को लगेगा, हाँ है ना यार, बाहर को लगेगा ना यार, ऐसे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ये तुमने क्यू चार्ज के लिए निकाला है। अरे निकम्मो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। अगर तुम ये कह रहे हो, अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम कह रहे हो वेलोसिटी इधर को है, वेलोसिटी इधर को है, अरे सुनो यार, वेलोसिटी इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो फोर्स उधर लग रहा है, पर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो नेगेटिव होता है, तो डायरेक्शन उल्टी ली जाएगी। अरे डायरेक्शन क्या ली जाएगी? उल्टी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये एफ बी इधर नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, यहां पे क्या आ जाएगा? क्यू की जगह माइनस ई आ जाएगा, माइनस ई। और जो भी v क्रॉस b की डायरेक्शन होगी उसमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, यानी डायरेक्शन उल्टी। v इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स उधर को नहीं, नेगेटिव फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। अगर एक प्रोटॉन होता तो फोर्स उधर लगता, तो एफ बी लगा इधर को, एफ बी लगा इधर को। बात समझ में आ रही है? अगर इस केस में आपको निकालना है, इस केस में आपको निकालना है, इस केस में आपको निकालना है, तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? अंदर को, तो फोर्स किधर? इधर को है, पर इलेक्ट्रॉन है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ली जाएगी। अरे समझ में आ रहा है? फोर्स की दिशा अपोजिट ली जाएगी यार। तो यहां पे भी सिमिलरली ये सेम लाइन चेप देना, यहां पे भी सेम लाइन, तो यहां पे भी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू क्यू माइनस ई वी क्रॉस बी, हाँ है ना। तो फोर्स किधर लगेगा? बाहर को।
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स अंदर आ रहा है, पर अंदर नहीं, वेलोसिटी ऐसे अंदर इधर, है ना, तो अंदर नहीं बाहर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है तो फोर्स लगेगा बाहर को, एफ वी। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात इतनी समझे कि वो इलेक्ट्रॉन पहले नॉर्मल घूम रहा था, पहले उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर दे रहा था, पर सेकंड केस में क्या हो रहा है, अब जब ऐसी हमने मैग्नेटिक फील्ड पास करी, अब उस पे चार्ज पे यार मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, तो फोर्स लग गया ये। अब एक सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को, सेंट्रीपिटल ना, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर को, और मैग्नेटिक फोर्स भी इधर को, इलेक्ट्रोस्टैट भी इधर को, मैग्नेटिक भी इधर को, इलेक्ट्रोस्टैट भी इधर को, मैग्नेटिक भी इधर को। बात समझ में आ रही है? यस। देखो नाउ, हाँ बोलो हाँ, तो पहले लिख लो यहां पे, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल टूवर्ड्स सेंटर, तो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, सेंटर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा नाउ, एफ सेंट्रीपिटल किसके बराबर हो जाएगा? एक तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के या एफ मैग्नेटिक के प्लस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के, तो क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। खैर साइन थीटा 90 डिग्री आएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल वो है 90 डिग्री है, क्यू वी बी प्लस के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स इतना आया, इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स इतना आया, समझी? यस यस यस। लेकिन इस बार यहां पे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से अवे लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैट खींचे इधर, मैग्नेटिक फोर्स उधर, इलेक्ट्रोस्टैट इधर, मैग्नेटिक फोर्स उधर, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आ जाएगा, एफ सेंट्रीपिटल। घूम तो वो सर्कुलर मोशन में ही रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैट ज्यादा है, यानी एफ इलेक्ट्रोस्टैट माइनस एफ क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक। बात समझ में आ रही है? अरे माइनस होगा ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये क्या आ जाएगा, एफ सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू, एफ इलेक्ट्रोस्टैट क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर माइनस क्यू वी बी बराबर है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, देखो दोनों में फर्क क्या है, देखो दोनों में, तुम्हारी बात तो सुनो, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहां से क्या हुआ, यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स में दोनों ऐड हो गया, यहां पे माइनस हो गया, पूछा ध्यान से, हाँ ध्यान से, तो यहां पे क्या होगा, मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो यहां पे चेंज क्या हो रहा होगा, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, पहले ये इतनी थी, अब ये भी आ गया, हाँ ये भी आ गया, हाँ इसको ऐसे लिख दूं, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर प्लस क्यू वी बी। पहले क्या था, अब क्या है, क्यू वी बी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मास तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो चेंज क्या हुआ होगा, जो यहां ये एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये यहां पे कौन बढ़ा हुआ होगा, अरे एलएचएस आरएचएस के बराबर है ना, ली चलो, तो यहां पे वेलोसिटी बढ़ गई, क्या बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई। मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि मास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इस केस में वेलोसिटी बढ़ गई, और यहां पे पहले इतना था, ये इसके बराबर था, लेकिन अब क्या हुआ, माइनस हो रहा है, यानी ये वैल्यू भी कम हुई होगी, जब यहां कम हो रहा है तो यहां भी कम हुआ होगा, मतलब वेलोसिटी कम हो गई, देखो मैं कहना चाह रहा हूं, इस सेकंड वाले का भी स्क्रीनशॉट ले ले, 5 4 3 2 1 खत्म, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखियो मेरी बात को ध्यान सुनिए, अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं इन दिस केस वेलोसिटी v increases,
वेलोसिटी बढ़ी है इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी है, बट इन दिस केस भाई चल रहा है ये, मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, चल रहा है 55.5 है, यस। इन दिस केस वेलोसिटी डिक्रीजेस, इस केस में वेलोसिटी घटी है, इस केस में वेलोसिटी बढ़ी है। अब देख, अगर वेलोसिटी बढ़ी है, अगर वेलोसिटी बढ़ी है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 घूमेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 घूमेगा तो क्या बढ़ेगा? करंट। क्यों भैया करंट कहां बढ़ेगा भैया? करंट का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ध्यान सुनिए, मजा आ जाएगा तेरे को, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सारा। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करेगा, जल्दी जल्दी मूव करेगा तो टाइम कम आएगा, टाइम कम आएगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। अरे वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट ज्यादा आएगा ना, रेट कम समय में जल्दी मूव कर पाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, वेलोसिटी इंक्रीज होने से, वेलोसिटी इंक्रीज होने से करंट आई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, करंट बढ़ेगा। और अगर करंट बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा, वी नो दैट B इज इक्वल्स टू, याद है, याद है, देखो अगर करंट बढ़ेगा, वी नो दैट अगर करंट बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ेगा, करंट जितना ज्यादा होगा, करंट जितना ज्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा, वी नो दैट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर I बढ़ रहा है, अगर I बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, से हम B कह रहे हैं, ये भी क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीज। और मैग्नेटिक फील्ड कहां था? आउटवर्ड, कहां था? आउटवर्ड, उस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अरे एक्सटर्नल तो इनवर्ड जा रहा है, एक्सटर्नल तो इनवर्ड जा रहा है, पर उस इलेक्ट्रॉन की वजह से आउटवर्ड है। और इस बार आउटवर्ड बढ़ चुका है, इस बार आउटवर्ड बढ़ चुका है, दो काफी है, इस बार आउटवर्ड बढ़ चुका है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर की तरफ क्या हो गई? बढ़ गई। हाँ देख, बाहर की तरफ बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ी, अरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, तो करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो करंट ज्यादा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो भारी बन रही है ना उस इलेक्ट्रॉन की घूमने की वजह से, तो वो भी बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। यानी बी आउटवर्ड, बी आउटवर्ड, ये आउटवर्ड है ना, हाँ, इंक्रीज हो गया, बी आउटवर्ड इंक्रीज हो गया। के सेकेंड, यानी आई रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी घटी है तो करंट भी डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हुई, इस देखो एक्सटर्नल दोनों पे अंदर थी, क्योंकि एक ही तो है, ये एक में क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एक्सटर्नल दोनों अंदर थी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से पहले अंदर को थी ना, अंदर को थी ना, अब वो घट गई, क्या हो गई? घट गई, यानी बी डिक्रीज, यानी बी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कहां थी? इनवर्ड, इनवर्ड क्या हो गई? डिक्रीज। बी इनवर्ड क्या हो गई? डिक्रीज। बी इनवर्ड क्या हो गई? डिक्रीज। बराबर है। अब रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, इस एक्सटर्नल फील्ड को एक बार को भूल जाओ, दिमाग में लाओ, देखो देखो, अब वो एटम, उस एटम के दो इलेक्ट्रॉन, एक घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब तुमने देखो, जब एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहे थे, तो जब तुमने कोई मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करी थी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, क्योंकि एक दूसरे के बराबर थी, कैंसिल कर दिया था, हाँ है ना, यस। पर जब तुमने अंदर को मैग्नेटिक फील्ड डाली तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई और एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई। तो यहां से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है बी नेट, वो क्या हो जाएगा? बी आउटवर्ड माइनस बी इनवर्ड, और नेट बी नेट किधर आएगा? देखो अब वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक की वजह से बाहर को, एक की वजह से अंदर को, और अंदर को कम है, बाहर को ज्यादा है, तो नेट क्या आ जाएगा? बी आउटवर्ड। तो इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में
कंक्लूजन, 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 जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखा जाता है, ये बी नॉट, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपनी अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करता है। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक के वजह से, जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास करी, एक की वजह से कम हो जाती है, एक की वजह से बढ़ जाती है, और नेट क्या जाता है, नेट अपोजिट डायरेक्शन में निकल के आ गया। बात समझ में आई? ये होती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इसीलिए वो अपोजिट डायरेक्शन में, और इसीलिए वो भागता है, एक्सटर्नल से भागता है। अब पेयर में होता है, ये एक ही है यार, ये एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना यार, समझ गए? उसी शेल के, उसी सब शेल के दो इलेक्ट्रॉन है, ये है टॉपिक, ये थी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या समझ में आई? मैं मान ही नहीं सकता कि यार एक बार में ना थोड़ा ही समझ में आ जाए, इसको जब लिखोगे ना तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा ये तुम्हारे। क्लियर है? हाँ या ना? से यस, यस, बराबर है, बराबर है, हाँ ठीक है। तो बेटा ये था, मैंने समझा दिया, और इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता यार, है ना यार, बहुत स्लो समझाया है, बता दिया मैंने। यहाँ पे डाउट हो सकता है थोड़ा कि ये वेलोसिटी बढ़ी, एक्सटर्नल तुमने अप्लाई कर दिया, उस पर फोर्स लग गया, वेलोसिटी बढ़ी, करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो बाहर को और बढ़ गया, वो और तेज घूमने लग गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को और बढ़ने लग गया इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ पे कम हो गई, तो नेट जो आया उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से, एक्सटर्नल तो अंदर जा ही रही है, पर इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो किधर को आ गई, बाहर को। बराबर है? क्लियर है? कोई डाउट? अब डाउट हो तो मेरे को बता देना। पैरा और फेरो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो ये था इलेक्ट्रॉन थ्योरी और ये था डायामैग्नेटिज्म, और मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया है। आज का होमवर्क आपका क्या है? आज का जो आपका होमवर्क है वो है पूरी बैक एक्सरसाइज। इसकी बैक एक्सरसाइज में आपके पास 8 से 9 सवाल होंगे, है ना। लास्ट के 2 सवाल आपसे नहीं होंगे, वो मैं कराऊंगा, पर फिर भी कोशिश करना। आप बेटा कोशिश करोगे ना, आपसे सारे सवाल बैक एक्सरसाइज के हो जाएंगे। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो नहीं होंगे पैरामैग्नेटिक का, अगर कोई हो, मेरे ख्याल से नहीं है शायद, अगर हो तो वो रह जाएगा। आप ना अब इसके अगली क्लास में मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, आप अपने डाउट तैयार रखो, आप मेरे को अपना डाउट बताओ कि भैया एग्जाम्पल में ये डाउट है, बैक एक्सरसाइज में ये डाउट है, वो मैं कराऊंगा। बराबर है ना? है ना। बैक एक्सरसाइज लगभग आपसे हो जाएगी। सब में क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, सब में वर्क निकालना है, ये निकालना है, वो निकालना है। क्लियर है? हाँ या ना? ओके बेटा, बाय, टेक केयर बेटा। समझ में आ गया हो तो बता दियो मेरे को, है ना यार। कोई डाउट हो तो भी बता दियो। ओके बाय।